नमस्कार। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत और सृजनात्मक एवं लेखन विभाग, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस के संयुक्त तत्वावधान में प्रवासी हिंदी साहित्य के पुरोधा अभिमन्यु अनंत जी के पुण्यतिथि पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेब गोष्ठी में मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। मॉरिशस के छोटे से गांव में जन्मे अभिमन्यु जी का मूल भारत में ही था और लाल पसीना, लहरों की बेटी, गंगा इतिहास, एक बिघा प्यार जैसी साहित्यिक कृतियों द्वारा विदेशी भूमि पर हिंदी को एक उच्च स्थान पर स्थापित कर उन्होंने अपने पूर्वजों के मातृभूमि का ऋण बखूबी चुकाया। यशस्वी कथाकार रहे अभिमन्यु अनंत जी को मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। आज साहित्य में उनके इसी योगदान का स्मरण करने के लिए हमारे बीच भारत एवं मॉरिशस के अनेक विख्यात साहित्यकार मौजूद हैं। मॉरिशस से हमारे बीच उपस्थित हैं प्रख्यात साहित्यकार एवं मॉरिशस हिंदी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष मनराज कंबू जी, भारतीय अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर रामाताली जी, भारत के व्यंग्यकार व सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हरीश नवल जी, पूर्व द्वितीय सचिव भारतीय उच्चायोग मॉरिशस की डॉक्टर नूतन पांडे जी, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जसविंदर सिंह जी एवं इस वेब संगोष्ठी के सह संयोजक व सृजनात्मक एवं लेखन विभाग, महात्मा गांधी संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के झा जी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु मैं कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर स्मिता मिश्र को आमंत्रित करती हूँ। आभार अनन्या। नमस्कार। भारत और मॉरिशस के हिंदी विभाग के मध्य आज जो संगोष्ठी आयोजित हो रही है, उस संबंध का बीज बोकर उसे पोषित करने वाले महान राजनीतिज्ञ सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का कल देहावसान हो गया। मॉरिशस के चौथे राष्ट्रपति के रूप में सन 2003 से सन 2012 तक आपने राष्ट्र सेवा की। पद्म विभूषण सर जगन्नाथ भारत और मॉरिशस के प्रगाढ़ संबंधों के केंद्र बिंदु रहे, तो उन्हीं को नमन हम कर रहे हैं कि भारत के बलिया जिले से आप इनके पिताजी दिन मिटिया मजदूर के रूप में गन्ने की खेती हेतु मॉरिशस पहुंचते हैं और वहां से सत्ता के शीर्ष तक की यात्रा इनका परिवार करता है और भारत के प्रथम प्रवासी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, साथ ही पद्म विभूषण आपको दिया गया। भारत और मॉरिशस में हिंदी का विकास, हिंदुस्तानियत का विकास, भारतीयता का विकास और उस पूरे संबंध के केंद्र बिंदु के रूप में आपने अनेकानेक जो योजनाएं बनाई, हम उसका आभार मानते हैं और उनका स्मृति को नमन करते हुए इस संगोष्ठी का हम प्रारंभ करते हैं। और इस संगोष्ठी के प्रारंभ में मैं सभी वक्ताओं का, देश विदेश से सभी वक्ताओं का आभार प्रकट करती हूँ और स्वागत वक्तव्य के लिए हमारे विभाग प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर मुकेश कुमार जी। धन्यवाद मैडम। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अभिमन्यु अनंत, मुझे लगता है कि शायद दिल्ली विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत कम ही जानते हैं। देखो, अभिमन्यु अनंत एक ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने एक उपन्यास का रूप ही बदल दिया। तो इसकी चर्चा ना करते हुए मैं ये चर्चा हमारे वक्ता करेंगे, तो मुझे अभिनंदन करने के लिए कहा है। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा।
है ना। तो मैं सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, जितने भी हमारे अतिथिगण हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल डॉक्टर जसविंदर सिंह जी जो अभी जुड़ने वाले हैं, हमारे गुरुवर डॉक्टर हर्ष नवल जी, सर को प्रणाम मेरा, है ना। डॉक्टर कृष्ण कुमार झा हमारे मित्र भी हैं, श्री धनराज शंभू जी, डॉक्टर नूतन पांडे जी, आप सभी का हिंदी विभाग खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत है। और अभिमन्यु अनंत जी, जो कि मैंने आपको बताया लगभग 70 के आसपास उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं का निर्माण किया, जिसमें से उनके 29-30 उनके उपन्यास हैं। और सबसे जो चर्चित उनका जो उपन्यास रहा है वो 1977 में लिखा गया लाल पसीना, जिसने एक उपन्यास के एक विधा के रूप के अंदर एक नया रूप बदल दिया कि अप्रवासी साहित्य जो गन्ने की खेती करने के लिए सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस आदि अन्य देशों के अंदर जो लोग जाते थे, उनकी किस प्रकार की समस्या, उनकी बेरोजगारी, उनकी आर्थिक पीड़ा, सामाजिक अन्याय, जो उनके पास शोषण होता था, उसको लाल पसीने के माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार किया, उस उपन्यास के माध्यम से वो पूरे विश्व जगत के अंदर डॉक्टर अभिमन्यु अनंत जी उन्होंने एक अपना अलग मुकाम प्राप्त किया। मुझे लगता है कि प्रेमचंद ने एक सामाजिक रूप के अंदर चित्रण किया है, अनंत जी ने उससे एक लीक से हटकर एक ऐसा कार्य किया जो विश्व धरातल के पटल के ऊपर एक आच्छादित हो जाता है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने नाटक के क्षेत्र के अंदर भी योगदान दिया, समय समय पर वो नाटक के क्षेत्र में भी अपना योगदान देते रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना जाहिर करते हुए मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा मैडम कहता हूँ कि जो हमारे वक्ता हैं उनको आमंत्रित किया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर मुकेश। और ये बात आपने बिल्कुल सच कही कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लेकिन जो प्रवासी साहित्य की संकल्पना और जो हमारे कोर्स करिकुलम का हिस्सा बने हैं, तो उसके कहीं ना कहीं जो एक बीज है, जो पुरोधा हम जो कह रहे हैं, वो अभिमन्यु अनंत जी का जो लाल पसीना है और लहरों की बेटी है, सागर की बेटी है, ये जो उनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं ने एक नए डायमेंशंस, नए आयाम खोले कि भारत के बाहर हिंदी कैसे लिखी पढ़ी और कैसे स्पंदित हो रही है, जिसके कारण यह जो प्रवासी हिंदी साहित्य है वह इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए होता चला गया। और इसी बात को हम आगे बढ़ाने के लिए हम अपने साथी सह आयोजक डॉक्टर कृष्ण कुमार झा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आगे वह इस कार्यक्रम को संचालित करें। डॉक्टर कृष्ण कुमार झा जी। सबको मेरा प्रणाम। इस आभासी पटल पर जुड़े हुए सभी वक्ताओं और सभी सुधीजनों को जो है मेरा प्रणाम। और मैं आभारी हूँ स्मिता मैडम, इन खालसा कॉलेज हिंदी विभाग, जो उन्होंने बहुत ही कम समय में जो है कि इस आयोजन को जो है कि सफल बनाया। हिंदी विभाग श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एवं सृजनात्मक एवं लेखन विभाग महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस के तत्वाधान में श्री अभिमन्यु अनंत की पुण्यतिथि पर आयोजित इस गोष्ठी में खालसा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जसविंदर सिंह जी, गोष्ठी संयोजिका और मेरी मेंटर डॉक्टर स्मिता मिश्र जी, हिंदी विभाग के डॉक्टर मुकेश कुमार, आज के विशिष्ट वक्तागण गुरुवर डॉक्टर हरीश नवल जी, मॉरिशस से मेरे मित्र डॉक्टर रामकली जी, धनराज शंभू जी, हमारी प्रिय डॉक्टर नूतन पांडे जी, मेरे विभाग के सहयोगी, मॉरिशस एवं भारत से जुड़े सभी विद्यार्थियों एवं सुधीजनों को मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, नमन और वंदन करता हूं। आज ही के दिन 1918 में श्री अभिमन्यु अनंत जी का देहावसान हुआ था। उन्हें अपने विभाग की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अनंत जी का देह भले ही हमारे साथ आज नहीं है, पर वे इतने बड़े साहित्यकार हैं जो हमसे कभी अलग ही नहीं हो सकते हैं। हम अपने विशिष्ट वक्ताओं द्वारा उनके विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करने से पहले एक ऐसे महान विभूति जो आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से
पूरे मॉरिशस की ओर से उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। कल शाम को ही मॉरिशस गणराज्य के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति श्री अटल जी हमारे बीच निकले हैं। कल उनकी अंत्येष्टि है। जगन्नाथ जी मॉरिशस के पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उनके योगदान को मॉरिशस कभी भी भुला नहीं सकता है। उन्हें नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संकट के इस भयावह दौर में गए उन सभी स्मृतियों को भी नमन करता हूं और हम अपने कार्यक्रम पूरे करते हैं। मॉरिशस से हमारे मध्य महात्मा गांधी संस्थान के ही हमारे मित्र जो भारतीय अध्ययन केंद्र के विभागाध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, उन्हें जो है मैं आमंत्रित करता हूं कि स्वागत के रूप में जो है कि वह आप लोगों के समक्ष अनंत जी के विषय में, क्योंकि अनंत जी यहाँ पर हम जानते हैं कि अनंत जी जो है कि जिस विभाग से मैं जुड़ा हूँ, इस विभाग में 1978 में वे विभागाध्यक्ष थे और जो है कि बहुत लंबे वर्षों तक जो है कि वे यहाँ पर वर्षों तक, और मेरे मित्र जो हैं जो अभी अध्ययन इंडियन स्टडीज के हेड हैं, वे उनके साथ काम कर चुके हैं। तो वक्तव्य के रूप में कुछ उनकी स्मृतियां और उनके विषय में जो है कि वे कुछ सुनाए। वे उर्दू के विद्वान हैं, भारत से पढ़े हैं और पूरे जो है कि उच्च शिक्षा MA और PhD जो है पाकिस्तान से किए हैं। लेखक भी हैं और यहाँ मॉरिशस में जो है जो उर्दू टेक्स्ट बुक राइटिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के, वे उसके कोऑर्डिनेटर हैं। यहाँ तक तो अभी पिछले साल से जो है जितने भी एशियन लैंग्वेजेस हैं, जो एशियन लैंग्वेजेस की जो टेक्स्ट बुक राइटिंग है मिनिस्ट्री की ओर से, जो उसमें उसके जो है वे ओवरऑल कोऑर्डिनेटर हैं। कई क्षेत्रों में कई सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हैं और बस बहुत न बोलते हुए मैं उन्हें जो है कि आग्रह उनसे निवेदन करता हूं कि आप जो है कि अनंत जी के विषय में जो भी आपको स्मृति है, आप जो है कि उनकी स्मृति को जो है कि आज के इस पुण्यतिथि के अवसर पर जो है कि हम लोगों के साथ साझा कीजिए। डॉक्टर रामतली जी। ओके, हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। नमस्कार, आदाब। और यानी मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के साथ जुड़कर। सबसे पहले तो मैं खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम स्मिता मिश्रा, डॉक्टर न्यूटन पांडे, जिनको यानी शायद वो मुझे नहीं जानते होंगे लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि किसी जमाने में FJI में बहुत सारे कार्यक्रम में वो यहाँ यानी मौजूद थी। और यानी मॉरिशस के श्री धनराज शंभू जो हमारे दोस्त मित्र भी हैं, डॉक्टर जसमिंदर सिंह, डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर हरीश नवल, और यानी जितने लोगों को मैं यानी पहचान नहीं पा रहा हूँ और नहीं जानता हूँ, यानी उन सबको मेरी तरफ से आज के प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। उर्दू में यानी हम उसको मुबारकबाद कहते हैं। मैं समझता हूँ ये लफ्ज, ये शब्द आप लोगों के लिए नया नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यानी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और आप लोगों को यानी कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यानी एक बहुत कम समय में यानी डॉक्टर झा से मिलकर यानी आप लोगों ने आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। मैं सबसे पहले डॉक्टर झा को बधाई देना चाहता हूं, उसके बाद आप लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज जो प्रोग्राम आप लोगों ने आयोजित किया है यानी उससे पता चलता है कि यानी हमारे जो लेखक हैं यानी न सिर्फ भारत में बल्कि आप लोगों को सुनकर यानी ताजुब तो नहीं होगा, लेकिन जो बड़े यानी लिखने वाले हैं साहित्य के मैदान में यानी वो किसी सरहद तक यानी महदूद नहीं है। यानी उनकी जो यानी शोहरत है वो सरहदों को पार कर लेती है। और मुझे लगता है कि अभिमन्यु अनंत साहब यानी उस यानी शोहरत के मुहताज नहीं है। और मैं अगर यानी मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, फ्रांसीसी जबान में भी है, और आप लोगों ने नोबेल प्राइज विनर का नाम सुना होगा, जॉन मारी लेक्लेज़ियो, और उन्होंने उनके बारे में जो बातें कही हैं
तो आप यानी अभी मैं अंग्रेजी में चंद बातें मैं कहूंगा तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। जो लेक्लेजियो ने, जो नोबेल प्राइज विनर है और यानी वो फ्रेंच भाषा में लिखते हैं और चंद साल पहले उनको नोबेल प्राइज मिला था, और यानी उन्होंने अनंत जी के बारे में जो कुछ लिखा है मैं समझता हूं कि आप सुनेंगे तो आप लोगों को यानी खुशी होगी। मैंने जब पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हिंदी जगत के लिखने वाले का इतना बड़ा मकाम हो सकता है। तो यानी और जिस तरह से उन्होंने अपनी भाषा में ये बातें कही है यानी उससे हमें अंदाजा होता है कि मॉरिशस जैसी छोटी जमीन से इतना महान लिखने वाला पैदा हो सकता है। तो यानी उनके लिखने के जो अंदाज में, गिरमिटिया मजदूर जो आए थे गन्ने के खेत में काम करने के लिए और शक्कर चीनी पैदा करने के लिए, तो वो चीनी और वो रस जो है उनके उपन्यासों और उनकी कहानियों में आपको वो बातें नजर आ सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि वो मॉरिशस के प्रेमचंद हैं, तो वो यानी हमारी मिट्टी की खुशबू और शक्कर और चीनी की खुशबू और वो रस, गन्ने का जो रस है उसमें, उनकी कहानियों में और उनके यानी उनके उपन्यासों में वो बातें हमको नजर आ सकती हैं। लेकिन ये बातें काफी नहीं है सिर्फ यानी अभिमन्यु अनंत जी को एक महान लेखक बनाने के लिए। उन्होंने इतना सारा कुछ लिखा और यानी उन्होंने जो कुछ लिखा यानी दूसरी भाषाओं में भी उसका अनुवाद हुआ और यानी उर्दू में तो मुझे मालूम ही है कि यानी मॉरिशस में हम लोगों ने खुद किया है, और इसके अलावा यानी फ्रांसीसी भाषा में भी हुआ है और अंग्रेजी में तो हुआ ही है। और यानी ये जो यानी दो बड़ी जबानें हैं, भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच में, इससे यानी मुझे लगता है कि यानी अभिमन्यु अनंत जी का जो यानी क्रिएटिविटी जो है, यानी उन्होंने जो कुछ लिटरेचर में जो उनका योगदान है वो सिर्फ यानी मॉरिशस की सरहदों तक महदूद नहीं है। भारत में से तो एक अपनापन तो हम लोग महसूस करते ही हैं। आप लोग तो यानी जो कुछ हम लिखते हैं यानी उसमें तो आप लोगों का सपोर्ट तो रहता ही है, और यानी हम भारत के ही यानी जितने बड़े यानी लिखने वाले हैं उन्हीं से तो हम यानी इन्फ्लुएंस हैं, मुतासिर हैं। प्रेमचंद को न सिर्फ हिंदी उर्दू वाले भी पढ़कर यानी इन्फ्लुएंस होते हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि यानी मौजूदा जमाने के जो लिखने वाले हैं, न सिर्फ हिंदी के बल्कि उर्दू के लिखने वाले जो यहाँ के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि यानी अभिमन्यु अनंत जी से उनको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उनके लिखने का जो स्टाइल है, उनकी भाषा जो है यानी जो टेक्निकलिटीज है, मिसाल के तौर पर वो प्लॉट को कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे यानी उनको यानी हिस्टोरिकल जो यानी इवेंट्स हैं उनको कैसे एक दूसरे के साथ वो जोड़ते हैं। बात चीजों को तो उन्होंने यानी खुद सुना होगा अपने दादा और परदादा से, लेकिन बाज़ चीजों को कैसे उन्होंने यानी क्रिएट किया होगा, क्योंकि फिक्शन जो है वो एक इमेजिनेशन का प्रोडक्ट होता है। हाँ, इमेजिनेशन का प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसको कैसे हिस्टोरिकल बातों से जो यानी वो उन्होंने जोड़ा है कि यानी वो फिक्शन होते हुए भी उसमें यानी इतनी सच्चाई हम लोगों को महसूस होती है। तो यानी मैं कुछ बातें मैं अंग्रेजी में कहना चाहूंगा, बहुत ही मुख्तसर मैं कहूंगा, क्योंकि मेरा तो पेपर नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ आज इस वजह से मैं जुड़ा हूं ताकि मैं आप लोगों को और यानी खासतौर पर डॉक्टर कृष्णा कुमार झा को और खालसा कॉलेज के जितने प्रोफेसर हैं और यानी छात्र हैं, हमारे यहाँ के जो छात्र हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं और जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं मुबारकबाद में पेश करूं। बल्कि मैंने झा जी से कहा है कि अभी यानी वबा के फैलने की वजह से हम लोग यानी ऑनलाइन ये चीजें कर रहे हैं, कभी मौका मिले तो अपने लोगों के साथ जुड़ने का एक दूसरा मौका भी है कि यानी आमने सामने अगर बात हो, गुफ्तगू हो, बातचीत हो, तो यानी कितना मजा आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये मौका हमें जरूर ईश्वर कभी ना कभी देगा, और मैं इसकी यानी मैं आशा करता हूँ। तो यानी अभी मैं सुन रहा था कि आप लोग बात कर रहे थे लाल पसीना के हवाले से। मैं लाल पसीना के हवाले से एक दो बातें मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में, जो कि जेan-मारी लेक्लेजियो ने फ्रेंच में लिखा है, और जो यानी मैं अंग्रेजी में एक दो यानी वाक्य मैं कहना चाहूंगा, और यानी उसकी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो उससे आप लोग यानी वाकिफ हो जाएं। तो यानी ड्यूरिंग द 19th century, Mauritius was a stronghold of the sugar oligarchs who had settled in the
island from France. They had a rich style of life and they had an upper hand on everything in the country. The remaining population of Indian origin who had come as indentured laborers were reduced to almost slavery. In fact, these aristocrats, these French aristocrats, were the direct heirs of the colonizers who during the 1789 revolution in France had abolished slavery and which had proclaimed equality among all men. They had in fact rebelled against the Republic and had expelled the emissaries of the government who had come to free the slaves. Some of these aristocrats had even succeeded to re-establish slavery in French colonies following the suppression in blood and in flesh, the revolt of the slaves in Haiti. In 1860, the situation was no better in Mauritius. A small white minority, over 500,000 people who had migrated from India to work as indentured laborers, lured by recruiting agents, men and women crossed the ocean in view of a better life. There, on the other side of the ocean, was an island where food and water were not scarce, and one could sweat and earn a decent livelihood and a handsome amount of money in a few years. This was an era of famine and the revolt of the Sepoys, which was crushed by the English army. This was the main reason for the Indians to flee the country and to look for greener pastures elsewhere. Each month, ships laden with coolies, the Girmitiya Mazdurs, the coolies, the indentured laborers left the harbors of Calcutta, Madras and Mumbai and Bombay for Fiji, South Africa and Mauritius. The Indian agents had promised these coolies better life, and in their innocence, hundreds of men and women had jeopardized their lives by accepting to travel in filthy conditions. This, in fact, is the plot of the novel of Abhimanyu Anant, Lal Pasina. In Lal Pasina, the author takes us in a journey through the struggle of the main characters, Kundan, Kisan, Pulvanti, and the young Pushpa. These characters are made of flesh and bones, but they also have feelings. They are no abstract characters. They have doubts. They are afraid. They are angry, and they have their desires. They are the victims of the system. They are desperate at times. Under these conditions, they have solace and comfort in their religion and culture and traditions. Abhimanyu Anant highlights the spirit of tolerance and the relationship of the laborer with the soil, with the earth. In the novel Lal Pasina, the episodes of the Ramayana and the sceneries that have been depicted make it a magnum opus of literature. It is a piece of literature in any language. If it is a magnum opus, I think it belongs to humanity. I think this work of Abhimanyu Anant, Lal Pasina, has its place in world literature, and I think it is his magnum opus. I will not speak about his 300 short stories that he has written, and these short stories were written here at the MGI, that is on the chair that Dr. Krishna Kumar Jha is sitting. It is on the same chair that Abhimanyu Anant sat and wrote so many, wrote so many short stories, and probably Lal Pasina was also written on the chair that Dr. Jha is sitting today, and that is he looked for books and for documents from our archives and from our libraries and from other books, etc. He also had support from people from India also. So I can tell you, we are very much proud that we have one such author whom we can compare to great writers in any language, whether it is Urdu, whether it is French, whether it is English, and we are proud, and I think time has come for us to popularize Abhimanyu Anant, not only at the MGI, not only in Mauritius, not only in India, but it should, that is the other, that is task that can be assigned to Dr. Jha, is to popularize, that is the literature written by Abhimanyu Anant through translation, through seminars, through workshops, and through international conferences also. That is, I think Abhimanyu Anant can always live in literature.
किसी ने कहा है कि यानी दुनिया में यानी हम कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन मरने के बाद साहित्य में जिंदा रहना एक बहुत बड़ी बात है। मरने के बाद साहित्य में जिंदा रहना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि अभिमन्यु अनंत ने यानी जो कुछ लिखा है उसके जरिए वो बहुत सारे सालों तक जिंदा रहेंगे, बल्कि अमर रहेंगे। और मैं समझता हूं कि हिंदी भाषा और उसके यानी साहित्य के लिए उनका योगदान जो है आने वाले बहुत सारे सालों तक यानी हम लोग उनको याद रखेंगे। और मैं समझता हूं कि हिंदी और उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भाषाएं हैं, जितनी हिंदुस्तानी भाषाएं हैं, वी हैव ए शेयर्ड एनवायरनमेंट एंड हिंदीज शेयर्ड एनवायरनमेंट। हिंदी बड़ी बहन है, जब वो तरक्की करेगी तो दूसरी भाषाएं भी तरक्की करेंगी। और मैं चाहता हूं यहाँ MGI में उसी इंडियननेस को, उसी मुझे मालूम नहीं कि हिंदी में आप उसको क्या कहेंगे, कि उसी इंडियननेस को हम फरोग दें, हम उनको जिंदा रखें। ठीक है, यानी इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर झा को और खालसा कॉलेज के जितने एकेडमिक्स हैं, जितने प्रोफेसर हैं और जितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामकली जी। आत्मा कभी मरती नहीं है, साहित्य कभी मरता नहीं है। निश्चित रूप से अनंत जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं और जो है कि अनंत जी कभी मर नहीं सकते हैं। जब तक साहित्य रहेगा और अनंत जी हमारे बीच ही रहेंगे। आपने बहुत सारी बातें की, आपने जो है कि लाल पसीना की बातें की और जो है कि लाल पसीना किस तरह से जो अनंत जी को जो है कि पूरे विश्व में जो है कि ख्याति लब्ध करवाया। लाल पसीना जो है कि न केवल कई भाषाओं में अनुदित जो है कि पुस्तक हुई है, फ्रेंच भाषा में जो अनुदित हुई है और पूरे विश्व में जो है कि लाल पसीना जो है कि वह पुस्तक सराही गई है। लाल पसीना की कड़ी में 1977 में उनकी यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी और उन्हीं कड़ी में, ऐतिहासिक कड़ी में लाल पसीना गांधी जी बोले थे और पसीना बहता रहा। ये तीनों उपन्यास जो है कि उसी जिस आपने अप्रवासी भारतीयों के दर्द को जिस तरह से उद्घाटित किया कि किस तरह से मॉरिशस, भारत से लोग मॉरिशस आए और जिस तरह से जो है कि वह जहाजिया जो है कि वह बंधु बन के यहाँ पे उतरे और उसके बाद जो है कि उनकी पीड़ा, जो भारतीय मजदूर थी उनकी पीड़ा, उनके दर्द जो है कि यहाँ शुरू हो जाते हैं। पूरी की पूरी जो है कि उसकी जो है मार्मिक कथा जो है कि इन उपन्यासों में जो है कि हमें जो है कि प्राप्त होता है। इस को आपने बहुत ही बखूबी उठाया। अनंत जी जो है कि वे केवल कथा साहित्य, जैसे आपने कहा कि मैं लगभग 30-32 उपन्यास, कई कहानी संग्रह, 5-6 उनके कहानी संग्रह है और कई कविता संग्रह उन्होंने जो है कि लिखा है, नाटक। अनंत जी जो है कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। मॉरिशस हिंदी साहित्य के जाज्वाल मान नक्षत्र हैं। साहित्यिक विश्व मंच पर मॉरिशस को प्रतिष्ठित एवं विशेषकर भारत में मॉरिशस को लोकप्रिय बनाने में उनकी सानी नहीं थी। जब हम भारत में पढ़ते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनके साहित्य को गांधी जी बोले थे, लाल पसीना को हमने देखा था और कहीं न कहीं वह प्रेरणा जो है उत्पन्न हुई और हमने भी जो है कि मॉरिशस के कथा साहित्य को चुना और जो है अपने PhD का विषय बनाया था। अनंत जी जो है कि हम सबके लिए प्रेरणा है। जिस विभाग में मैं जुड़ा हूं, इसलिए यह अपने आप में जो है कि अनंत जी के कारण ही जो है कि मॉरिशस का यह विभाग, हम सब जानते हैं कि यह विभाग जो है कि एक तरह से इस विभाग की जो है कि प्राण प्रतिष्ठा 1978 में हुई थी और उन्हीं के जो है कि लेखन, उन्हीं के कर्मों का यह प्रतिफल है। जितने भी लोग जो हैं उस समय थे अनंत जी के सानिध्य में, रामदेव पुरंदर जी अभी जो है कि वो साहित्यकार, हेमराज सुंदर जी, पूजानंद नेमा और वीर सिंह, बहुत सारे ऐसे जो हैं जिन लोगों का मैंने अभी नाम लिया, सभी इस विभाग से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं इन लेखकों का जो है इस विभाग को प्राण प्रतिष्ठापित करने में एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन्हें, उनकी स्मृति को नमन करता हूं और मैं जहां तक जो विषय है प्रवासी साहित्य के अनंत जी प्रोधा हैं, तो उनकी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है वह अनजान अप्रवासी,
थोड़ी लंबी कविता है, मैं संक्षिप्त में जो है इस कविता को आपके सामने रखना चाहूंगा। फिर हम जो है कि बात आगे बढ़ाएंगे, प्रवासी साहित्य पर जो है कि बातें करेंगे। हिंद महासागर की लहरों से तैर कर आई, गंगा की स्वर्ण लहरों को सुन, फिर याद आ गया मुझे वह काला इतिहास, उसका इशारा हुआ अनजान अप्रवासी। देश के अंधे इतिहास ने न तो उसे देखा था, न तो गूंगे इतिहास ने कभी सुनाई उसकी पूरी कहानी हमें, न ही बहरे इतिहास ने सुना था उसके चित्कारों को, जिसकी इस माटी पर बही थी पहली बूंद पसीने की, जिसने चट्टानों के बीच हरियाली उगाई थी, नंगी पीठों पर सहकर बांसों की बौछार, बहा बहा कर लाल पसीना, वह पहला गिरमिटिया इस माटी का बेटा, जो मेरा भी अपना था तेरा भी अपना। ये उनकी कविता है। ऐसे उनकी बहुत सारी, वे जितने बड़े कथाकार हैं, कथा सम्राट वैसे उनकी जो कविता है, उनकी कविता में जो दर्द है, जिस मानवता की बात अभी आपने की, सचमुच उनकी पूरी की पूरी उनका पूरा का पूरा रचना संसार, चाहे वो काव्य के रूप में हो या कथा साहित्य के रूप में हो, पूरी मानवता की एक विराट पीड़ा को लिए हुए जो है उनका रचना संसार है। तो आइए हम वक्त की पाबंदी है, हम अपने अन्य वक्ताओं से जो है कि उनके विषय पर बहुत अच्छी बातें सुनेंगे। देर न करते हुए मैं मॉरिशस के अपने बड़े साहित्यकार, वे भी आनंद जी के सानिध्य में और जो है कि प्रेरित हुए हैं, और बड़े बहुत लोग ऐसे, तो हम खन्ना समुजी जो कथाकार हैं मॉरिशस के, कई उनके उपन्यास हैं, कई उनके कहानी संग्रह हैं, बहुत मतलब जो है कि वे भी नाटककार भी हैं, नाटक लिखते भी हैं, और अनंत की तरह जो है कि उन्होंने कई नाटकों का मंचन किया है, उसमें जो है कि कैरेक्टर के रूप में जो है कि उन्होंने भाग भी लिया है। तो देर न करते हुए हम मॉरिशस के साहित्यकार और हिंदी प्रचारकी, मॉरिशस हिंदी प्रचारकी सभा के अध्यक्ष, हिंदी प्रचारकी सभा जो है, जो हम सब जानते हैं कि वह मॉरिशस के पार्लियामेंट के एक्ट के तहत यह संस्था जो है वह चलती है। एक बहुत बड़ी संस्था है जो हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। आप उनके अध्यक्ष हैं और हिंदी के विकास में जो है कि आप संलग्न हैं, और आपका जो है कि योगदान बहुत बड़ा योगदान है, परिचय आपका बहुत बड़ा है। समय नहीं है, देर न करते हुए मैं धनराज शंभू जी को से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बात को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर झा जी को बहुत धन्यवाद कहूंगा, इन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छे शब्द कहे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं भी मॉरिशस की ओर से, हिंदी प्रचारकी सभा की ओर से और स्वयं अपनी ओर से हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री, गणतंत्र के राष्ट्रपिता माननीय अनिरुद्ध जगन्नाथ के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके परिवार को साहस देने के लिए मैं यही कहूंगा कि हम सब आपके साथ हैं। हिंदी शिक्षण श्री तेग बहादुर खालसा कॉलेज विश्वविद्यालय दिल्ली, सृजनात्मक भाषा विभाग महात्मा गांधी संस्थान, डॉक्टर स्मिता मिश्र, मुकेश कुमार जी, अनन्या जी, हमारे मंच पर उपस्थित जनाब डॉक्टर रहमत अली, डॉक्टर हरीश नवल जी, डॉक्टर नूतन पांडे जी, और हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर झा जी, और साथ में देश विदेश के विद्वान विदुषीगण जो संचार और प्रौद्योगिकी माध्यम से हमारे साथ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, उन दोस्तों, उन सहयात्रियों को सादर अभिवादन और नमन है। आज का विषय जो है बहुत ही बढ़िया विषय है, और जैसे बोलते हैं, मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है इस समय में, ये शैली न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने।
यानी हर जगह पर, हर देश में, हर स्थान पर ऐसे व्यक्ति का जन्म नहीं होता है। शैली न माणिक्यम जैसे हर पहाड़ पर मणि प्राप्त नहीं होती। मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी को मुक्ति नहीं प्राप्त होती। साधवो नहीं सर्वत्र, सभी जगहों पर साधु का वास नहीं होता है। चंदन हर वन में नहीं मिलता है। उसी प्रकार हमारे देश में, हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे देश में अभिमन्यु अनंत जैसे लेखक का जन्म हुआ और जिन्होंने मॉरिशस का नाम अन्य देशों में फैलाया, मॉरिशस को प्रसिद्ध कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है, लोग पूछते हैं कि किस देश से आए हो। अगर हम कहते हैं मॉरिशस तो वो कहते हैं हाँ, अभिमन्यु अनंत के देश से। इसका अर्थ यह होता है कि लेखक जो होता है एक देश का नाम पूरी दुनिया में फैला देता है, और अभिमन्यु अनंत जी वैसे ही थे। तो सबसे पहले तो मैं इस विषय पर यह कहना चाहूंगा कि अभिमन्यु अनंत जी मॉरिशस में हिंदी साहित्य के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के प्रेरणा स्रोत हैं, रहे हैं और रहेंगे भी। उनका जन्म के बारे में जानते हैं कि 9 अगस्त 1935 को एक छोटे से गांव में हुआ था, और उस समय में वे मॉरिशसीय हिंदी साहित्य में नहीं आए थे। धीरे धीरे जैसे बोलते हैं कि ठपेरों ने, कठिनाइयों ने, अभाव में, गरीबी ने जिस प्रकार से ठठेरा ठोक कर टीन को आकार देता है, उसी प्रकार ये भी सोने जिसे आग में सोना तप कर चमकता है, वैसे ही ये उसी प्रकार से चमकने लगे। हिंदी साहित्य के लिए जिस प्रकार प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है भारत में, उसी प्रकार मॉरिशस में हम अभिमन्यु अनंत को उपन्यास सम्राट मानते हैं। और विशेष रूप से इसलिए कि जैसे उनका लाल पसीना प्रचलित हो गया, प्रसिद्ध हो गया, उन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, लेकिन साधारण लोगों के जीवन को लेकर जिस ढंग से उन्होंने चित्रित किया और इतिहास के दुख दर्द की गाथा को अपनी कलम द्वारा लोगों तक पहुंचाया, यह मार्के की बात है। यानी साधारण लोगों की कहानी को लेकर जिस ढंग से उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया, वो प्रेमचंद से मेल खाता है, और इसीलिए हम उनको उपन्यास सम्राट कहने से हिचकिचाते नहीं हैं। वे बहुत ही धनी और बहुआयामी तथा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। मॉरिशस ही में नहीं, मैं सोचता हूं कि अन्य देशों में भी कोई ऐसा साहित्यकार या रचनाकार नहीं हुआ होगा जिसने 34 उपन्यास लिखे हैं, और वो भी बड़े आकार और छोटे आकार दोनों को मिलाकर उन्होंने 34 उपन्यास लिखे हैं। और मान लिया जाए उनका पहला उपन्यास और नदी बहती रही 1970 में शुरू हुआ, और उनका अंतिम उपन्यास 2010 में समाप्त हुआ, मेरा निर्णय उपन्यास से। तो इस तरह से हम देखते हैं इस अंतराल में 34 उपन्यास लिख देना कोई मामूली बात नहीं है। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे तो हम उन्हें मॉरिशसीय साहित्य के स्तंभ और प्रेरणा स्रोत के रूप में मानते हैं। उन्होंने परतंत्र मॉरिशस में लिखना शुरू किया, स्वतंत्र मॉरिशस में लिखने का आदि है, और साथ में गणतंत्र मॉरिशस में भी कलम चलाते रहे। और यहाँ तक कि उनकी रचनाओं का लोहा विश्व के सभी लेखक, कवि और रचनाकार, आलोचक आदि मानते हैं। उनके व्यक्तित्व को यदि देखा जाए
पता चलेगा कि ऐसे व्यक्ति ही लेखक बनते हैं। सबसे पहले अगर उनका व्यक्तित्व देखेंगे तो वे एक साधारण घर में जन्म लेकर मामूली मजदूर के रूप में काम करते थे, फिर बस कंडक्टर बने। और उनकी मार्के की बात यह है कि बस कंडक्टर का काम करते समय उन्होंने एक बार एक महिला जो गरीब थी उनसे चंदा नहीं लिया, भाड़ा नहीं लिया, और इस कारण उनको उस काम से निकाल दिया गया। इसके पश्चात यदि देखेंगे तो वे हिंदी शिक्षक बने। शिक्षक बनकर हिंदी शिक्षा देने लगे सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक पाठशालाओं में। तत्पश्चात वे युवा एवं क्रीड़ा मंत्रालय में पहुंचे, क्योंकि इनकी प्रतिभा को देखते हुए सरकार ने उनको वहां पर रखा। और जिन्होंने नेशनल ड्रामा फेस्टिवल जो मॉरिशस में आयोजित होता है और जो सरकार की ओर से कला एवं संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित होता है 10 भाषाओं में, वहां पर इनको बैठाया गया। उस समय में क्रीड़ा एवं खेल मंत्रालय, क्रीड़ा एवं युवा मंत्रालय था, और वहां पर वे कार्यरत रहे। और उस दौरान उन्होंने बहुत लोगों को प्रेरित किया। और उस जमाने में मान लिया जाए 60-70 के जमाने में लगभग 70 तक नाटक प्रस्तुत किए जाते थे सिर्फ हिंदी भाषा में। और इसके अलावा भोजपुरी, क्रियोल, अंग्रेजी, फ्रेंच तो है ही। तो इस प्रकार से उन्होंने नाटक की ओर भी प्रेरणा दी। इसके पश्चात हम देखेंगे कि उसकी प्रतिभा को देखते हुए महात्मा गांधी संस्थान में जो प्रकाशन विभाग है, जिसे आप लोगों ने इसकी चर्चा की, वे वहां पर आ गए। और वहां पर वे प्रबंध संपादक के रूप में वसंत पत्रिका, जो विद्वानों के लिए, बड़े लोगों के लिए, वयस्क लोगों के लिए पत्रिका थी, उसमें उन्होंने प्रकाशन का काम शुरू किया। और उसकी प्रशंसा और मांग को देखते हुए उन्होंने बच्चों के लिए भी बाल पत्रिका रिमझिम को भी जन्म दिया। और इस प्रकार से दोनों के संपादक होकर और उनके साथ जो सह संपादक थे, उन्होंने एक साथ ये दोनों पत्रिकाओं को प्रकाशित करना शुरू किया। और इसी रचना, इन पत्रिकाओं के माध्यम से मैं कहूंगा कि मॉरिशस में बहुत सारे नवोदित लेखकों का जन्म लिया। यही नहीं, वे इतने प्रतिभा संपन्न थे कि उनसे मांग की गई कि फ्रेंच में भी, फ्रेंच अखबार के लिए भी कुछ लिखें। और उन्होंने ले मॉरिशियन अखबार में एक कॉलम के रूप में फ्रेंच भाषा में भी हिंदी साहित्य के बारे में लिखना शुरू किया। अगर रचना और विधाओं के बारे में देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि 1970 में उन्होंने पहला उपन्यास और नदी बहती रही से शुरू किया। और चलते चलते उन्होंने 34 उपन्यास लिखे। उन्होंने कहानी संग्रह के रूप में कई कहानी संग्रह लिखे, जिनमें से एक दो के नाम मैं उल्लेख करना चाहूंगा। खामोशी के चित्कार और बीच का आदमी, एक थाली समंदर, भवंदर बाहर भीतर, और इस तरह से ये कहानी संग्रह रहे। इन्होंने काव्य संग्रह भी लिखे, त्रिवेणी, नागफनी में उलझी सांसें, एक पैस के दांत, एक डायरी बयान, गुलमोहर, खिल उठा। नाटक में उन्होंने विरोध, तीन दृश्य, मरीशा गवाही देना, गूंगा इतिहास, रोक दो कान्हा, भारत संभाई, एक कबीरा हंसी, रवि गान जो एक गीति नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था, और नया आयाम जो टीवी सीरियल के रूप में भी उन्होंने काम करना शुरू किया था। और लगभग 13 एपिसोड का यह एक टीवी सीरियल भी उन्होंने बनाने का प्रयत्न किया, और मॉरिशस में उनको काफी सफलता भी मिली। इसके पश्चात मैं यह कहूंगा कि उनकी रचनाओं में इतनी सशक्तता थी, इतनी मान लिया जाए प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, उनकी भाषा की पकड़, अनुभूति और अभिव्यक्ति
जिस ढंग से उन्होंने की है उसको मानकर भारतीय पाठ्यक्रम जो एमए है, बीए है, पीएचडी है, भारतीय पाठ्यक्रम में इनकी पुस्तकें संलग्न हुई। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उनकी पाठ्यक्रम में अपने पाठ्यक्रम में इनकी रचनाओं को प्रस्तुत किया और जो साहित्य सम्मेलन से परीक्षाएं होती है हिंदी प्रचार सभा की ओर से आयोजित, उसमें भी उनकी जो रचना है लाल पसीना और अन्य कहानियां, उनको इसमें लागू किया गया है। तो इससे पता चल जाता है कि वे किस, मान लिया जाए, किस हद के और किस प्रकार के प्रतिभा संपन्न व्यक्ति रहे हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए तो मुझे याद है, मैं उनके संपर्क में रहा हूं और मुझे याद है कि जब द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित हुआ था तो उस समय में गूंगा इतिहास का मंचन हुआ था और गूंगा इतिहास उनका लिखा हुआ ऐतिहासिक नाटक रहा जिसे भारत में भी खेला गया और वहां पर भारत के कई प्रांतों में उसको बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया और लोगों ने उसे बहुत सराहा भी। इसके अलावा अन्य नाटक, लंबे नाटक जो है फुल लेंथ प्ले का मंचन मॉरिशस में होता रहा और लोग इसको बहुत ही पसंद करते थे। अब मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, नए लेखकों का मार्गदर्शन करना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लिखने के साथ, जो स्वयं लिखने के साथ साथ दूसरों को भी अपने साथ घसीट कर लाते हैं। तो अभिमन्यु अनंत जी में एक ऐसी खूबी थी कि वे स्वयं नहीं लिखते थे, स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों को भी प्रेरित करते थे। मुझे याद है कभी कभी मैं उनसे महात्मा गांधी संस्थान में मिलने जाता था तो उनके साथ बैठे होते थे पूजानंद नेमा जी, रामदेव धुरंधर जी, राजपाल सिंह जी, ये सभी, और राजश्रीरामन जी, ये सभी उनके साथ बैठकर कभी कभी एक विषय पर चर्चा भी करते थे, बहस भी करते थे और प्रूफ रीडिंग करते थे और साथ में रचनाओं को लेकर पढ़ते थे और उस पर विचार विनिमय करते थे। तो इस तरह से वे नए नए लेखकों को भी अपने साथ लाने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनको पता था कि सिर्फ मॉरिशस तो इतना छोटा है और कुछ ही लोगों को लेकर वही लोग लिखते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये लेखन की जो प्रक्रिया है वह या तो समाप्त हो जाएगी या आगे चलने वाली नहीं। तो इसलिए वे बहुत दूरदर्शी थे और इस तरह मार्गदर्शन करने के लिए वे लेखकों को प्रोत्साहित करते थे। मुझे याद है वे समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करते थे महात्मा गांधी संस्थान की ओर से और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने एक आवासीय कार्यशाला का आयोजन मॉरिशस में किया था और मुझे उसमें भाग लेने का मौका मिला था। उसमें मजरू सुल्तानपुरी जो प्रख्यात गीतकार फिल्मों में गीत आदि लिखते हैं और उनके साथ डॉक्टर विनय जी आए थे और एक सप्ताह का आवासीय लेखन कार्यशाला का आयोजन उन्होंने किया था जिसमें मॉरिशस के बहुत सारे लेखक और लेखिकाओं को उसमें भाग लेने का मौका मिला था। इसके साथ साथ वे महात्मा गांधी संस्थान में रहकर अनेक लोगों को, भारतीय बड़े बड़े लेखकों को यहाँ पर बुलाते थे और हमारा मार्गदर्शन करते थे, जिसमें से कुछ लोगों के नाम मैं लूंगा जिनको उन्होंने बुलाया था और जिनसे हम लाभान्वित हुए हैं। वे हैं मोहन महर्षि जी, डॉक्टर नामवर सिंह, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ऐसे कुछ नाम है। और समय समय पर तो बहुत सारे लेखक आते रहे और यहाँ के जो लेखक बंधु है वे उनसे लाभान्वित होते रहे और कह सकते हैं कि अगर आज हिंदी साहित्य यहाँ तक बढ़ी हुई है, बढ़ा हुआ है, तो उनमें उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है।
इसके अलावा एक और मार्के की बात यह है कि रचनाकार की गोष्ठी बहुत कम जगहों पर और बहुत कम भाषाओं में इसका आयोजन होता है। मुझे याद है 1980 में उन्होंने अनेक मित्रों के सहयोग से, विशेष रूप से जो वहां पर संपादक मंडल थे, उन सभी के साथ एक साहित्यिक संघ उन्होंने निर्माण किया था जिसका नाम उन्होंने आयाम रखा था। और उसमें यह किया जाता था कि कभी इंडोर होता था, कभी आउटडोर, कभी कमरे की चार दीवारी के बीच में, कभी उनके दफ्तर में, और कभी समुद्र तट पर, कभी बाग में, कभी जंगल में। इस तरह से लोगों को बुलाकर उनकी रचनाएं पढ़ी जाती थी। जिन लोगों ने जो कुछ लिखा है, चाहे वह गद्य हो या पद्य, उनको प्रस्तुत किया जाता था और लोग उन पर विचार विमर्श करते थे, समीक्षा करते थे, ताकि अगली बार जो खामियां है उनकी पूर्ति हो सके। उस गोष्ठी में मुझे याद है अनंत जी, धुरंधर, सुंदर, नेमाजी, मुकेश, जिगोद, रघुनाथ दयाल, स्वयं मैं था, राजी रामन, महेश राम जियावन, सुमदत्त बखोरी, इंद्रदेव, शिवरथ, डॉक्टर चिंतामणि, ऐसे ऐसे लोग थे जिनमें नवोदित लेखक भी थे और वरिष्ठ लेखक भी थे। और इस तरह से मैं सोचता हूं कि लोगों में लिखने की प्रेरणा जागी। अंत में मैं जानता हूं कि समय बहुत ज्यादा नहीं है, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे महान रचनाकार पर बोलना बहुत कम समय में ज्यादा कुछ कह देना बहुत कठिन है, क्योंकि उन्होंने, जैसे हमारे झा जी ने कहा, कि वे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे और बहुमुखी प्रतिभा कवि थे, लेखक थे, रचनाकार थे। तो इतनी सारी, अगर एक एक विधा को लेंगे तो बहुत सारी मानिए लंबा वार्तालाप होगा, आलेख होगा। इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहूंगा कि उनकी रचनाओं इतना सशक्त माना जाता था कि यहाँ पर मॉरिशस में जो फ्रेंच वाले हैं, अन्य भाषा भाषी वाले हैं, वे भी उनकी रचना को पढ़ना चाहते हैं और उनका अनुवाद करके लोग पढ़ते हैं। जैसे उनकी कुछ अंग्रेजी में भी पुस्तकें, मॉरिशस, इट्स पीपल एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ मॉरिशस, हार्बर, स्पीच डिलीवर्ड फॉर द बिरला फाउंडेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स, और इसके अलावा कुछ अनुवाद की पुस्तकें भी है। ऑपेरा de la nuit, जो फ्रेंच में रूपांतर है, किल्ट सोल, स्वेयर इज सॉन्ग, जो लाल पसीना को भाषांतर किया गया है, और बियोग्राफी ऑफ बिसुंदिया। ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो हिंदी से लेकर अंग्रेजी और फ्रेंच में भी रूपांतर किया गया है। और ऐसे व्यक्ति, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को सम्मानित होना स्वाभाविक है, और इसलिए मैंने पढ़ा है, देखा है कि सिर्फ मॉरिशस ही में नहीं, भारत ही में नहीं, कनाडा, बहुत सारे देशों में उनको सम्मान दिया गया है। और जैसे झा जी ने कहा कि रचनाकार कभी मरते नहीं है, वे अपनी रचना के माध्यम से हम यहाँ हमारे रहेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर धन्यवाद कहूंगा आपके ध्यान के लिए। शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद धनराज शंभू जी। मुझे पता है कि आपके पास उनके विषय में कहने के लिए बहुत कुछ था। आप जो है कि आप उन्हीं की तरह जो है कहीं न कहीं कई जो है कि साहित्यिक विधाओं में आप संलग्न हैं, और आपको पता है कि वो कई विधाओं में, नाटक में उनका बहुत बड़ा योगदान है।
पर भी जो है बहुत सारी बातें जो हम अन्य वक्ता से जो है कि सुनेंगे। कई बातें हैं जो आपने उनके जो है कम समय में बहुत कुछ भी आपने कह डाला। हमारे श्रोताओं को जो है निश्चित रूप से जो है कि अनंत जी के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अनंत जी का जो व्यक्तित्व है, छोटी छोटी बातें, बहुत ऐसे प्रसंग हैं जैसे कि आपने कहा कि वो जो है कि बड़े ही आर्थिक विपन्नता के कारण जो है छोटे से शुरू किए, मजदूर के रूप में शुरू किए। पूरे रचना में जो है कि अनंत जी रहते हैं और जैसे बस कंडक्टर का आपने जिक्र किया, कैसे उन्होंने छोड़ा था। हिंदी पढ़े विश्वविद्यालय की पढ़ाई उनके पास नहीं थी, किंतु फिर भी वे फ्रेंच भाषा में जो है कि वो फ्रेंच पत्र में जो है कॉलमिस्ट थे और वहां भी जो है कि जब वे अपनी बात नहीं कर पाए तो उनको छोड़ना पड़ा। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी बातें हम अन्य हमारे जो है जो प्रबुद्ध वक्ता है, बड़े वक्ता है जो अनंत जी के साथ जुड़े हुए हैं, अनंत जी के साथ उनका व्यक्तिगत और साथ में साहित्यिक तो संबंध रहा ही है, उनसे भी बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने खालसा कॉलेज के सहयोगी उनको जो है कि मैं उनसे आग्रह निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम को जो है कि अब वे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार डॉक्टर कृष्ण। और मैं सीधा बिना किसी औपचारिकता के मैं गुरुवर डॉक्टर हरीश नवल सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। हरीश नवल सर हिंदी साहित्य, व्यंग्य साहित्य के साथ इनका जो नाम इस अभिनेता के साथ जुड़ा हुआ है, पाकपत के खरबूजे से युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने की जो यात्रा आपकी प्रारंभ हुई, अट्टहास, चतुरत, श्री अनेक आपको सम्मान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको प्राप्त हुए। आपका मॉरिशस से बड़ा एक गहरा रिश्ता है, साहित्य के तौर पर भी और अध्यापक के तौर पर भी। तो मैं गुरुवर नवल सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे अनंत सर के साथ, मॉरिशस के साथ कुछ करें। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक अनम्यूट कीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ऐसा है कि जब किसी व्यक्ति के जो शिष्य है वो उससे आगे बढ़ जाए और उनकी आवाज बोलने लगी, तब जो गुरु को उसकी आवाज क्या कितना है कि भारत की बागडोर स्मिता मिश्र ने संभाली हुई है और आगे दोनों मेरे बहुत ही प्रखर विद्यार्थी रहे हैं। बहुत पहले तो मैं आप दोनों को साधुवाद दूंगा और मैं देख रहा हूँ कि हमारे जसविंदर जी भी यहाँ पर है, बहुत ही श्रेष्ठ मनुष्य, बहुत अच्छे प्रशासक। और अभी धनराज जी ने बोला, इतना अच्छा बोला, सब कुछ बता दिया, तो मैं सोच रहा था कि बाकी के लोग अब बताएंगे क्या। पर देखिए जितना जिसके हिस्से में मैं अपने हिस्से के जो है ये अपने अभिमन्यु जी में उनके बारे में बताऊंगा। देखिए वो कहा करते थे कि मैं 2 देशों का नागरिक हूँ, मॉरिशस मेरी जन्मभूमि है और भारत मेरी संस्कृति की भूमि है। हमारी संस्कृति की धरती मुझे मॉरिशस की धरती से ज्यादा जानती है। मेरी पहचान मुझे भारत के पाठकों से मिली है। ये जो उन्होंने भारतीय पाठकों को विश्वास दिलाया कि मैं उनका हूँ, और जिस भारतीय संस्कृति और जिस परंपरा का जो घोष है वो अपने उपन्यासों में करते आ रहे हैं, अपनी कविताओं में करते आ रहे हैं, तो इसके लिए वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। और फिर जैसे उनकी एक कविता मैंने नोट की थी, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कविता में उस सरगर्मी की याद दिलाते कई पर्चे कई इश्तिहार आज भी, उस सरगर्मी की याद दिलाते कई पर्चे कई इश्तिहार आज भी, गलियों की दीवारों पर आम पानी सहते चिपके हैं अपने अस्तित्व रक्षा के लिए, उन पर छपे लंबे चौड़े वायदों पर परतें काई की तरह जमी जा रही हैं, जिन्हें देखते देखते आंखें लाल हो जाती हैं। तुम्हारे पास पुलिस है, हथकड़ियां हैं, लोहे की सलाखों वाली 4 दीवारी है, मुझे गिरफ्तार करके चढ़ा दो सूली, उसी माला की रस्सी बनाकर जो कभी तुम्हें पहनाया था,
क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर के विश्वास की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। इस जुर्म की सजा मुझे दे दो, मैं इन इश्तेहारों को अब सह नहीं पा रहा हूँ। जो भी हमारा भारत का और मॉरिशस का जो सामाजिक परिदृश्य है, जहाँ जातिवाद, वर्ग भेद आज भी सब कुछ चल रहा है और जहाँ बहुत फर्क किया जाता है, आज भी मॉरिशस का मुझे उतना नहीं मालूम, पर भारत में आज भी लड़की और लड़की में फर्क किया जाता है। तो ये जिन लोगों ने, जिनको हमने माला पहनाई, उनके बारे में कितनी तीखी व्यंजना है। आप देखिए, भारतीयता के राइटर तो थे ही, लेकिन वो ध्वनि का लहर बहुत जानते थे। उनकी रचनाओं से जो ध्वनित होता था, उसने पूरे संसार को स्तब्ध कर दिया। मैं उस समय पढ़ता था जबकि ये लाल पसीना जो है, ये कहानी, नई कहानी की स्वरूप था, उसमें धारावाहिक रूप से आता था और वहां लिखा होता था अभिमन्यु अनंत शबनम। तो वो जो शबनम है वो कब बरस के चली गई और खाली अभिमन्यु अनंत रहे, ये मैंने एक बार उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया, ये जो भारत के लोग हैं ना, मेरी शबनम को चुरा कर ले गए। जो उनका विनोद भाव था, उसमें से भी बहुत कुछ ध्वनित हो जाता था। छोटी सी बात कहते थे और वो बात कहाँ जाके पहुंचती थी। मैं उनको पहली बार मिला जनवरी 1995 में, जब मॉरिशस की धरती पर विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और मुझे भी जाने का मौका मिला। शाम को वहाँ कवि सम्मेलन था, रखा हुआ था, तो तब मुझे दो दोस्त मिले जिनकी मैत्री राजेंद्र जी की चल रही है और जब तक जीवित रहे रंजीत के साथ भी चलती रही, राजेंद्र, अरुण और अभिमन्यु आनंद। और उस समय टेलीविजन जो है वो मॉरिशस में तभी आरंभ हुआ था। वो पहला कार्यक्रम था जिसमें हिमांशु जोशी, ZTV के लिए हिमांशु जोशी जो कथाकार है वो नहीं, एक दूसरे जो मीडिया कर्मी है हिमांशु जोशी, वो और मैं, हमें विशेष रूप से कहा गया था जी ने कि हमें कवर करना है। तो वो सारे इंटरव्यू मैंने लिए थे और पहला इंटरव्यू अभिमन्यु अनंत जी का ही था। तो वहां से हमारी दोस्ती, वो मेरे से 10 वर्ष बड़े थे, 9 वर्ष 6 महीने 2 दिन बड़े थे मुझसे। मैं नहीं कहता आप मेरे बड़े भाई हैं, और क्यों कहता था, मैं आपको एक बात बताऊं। मुझे एक अवसर मिला 3 साल के लिए, मैं मॉरिशस में जो हिंदी और फ्रेंच ऑनर्स है उसका एक्सटर्नल एग्जामिनर बनकर के मॉरिशस जाऊं। तो 3 साल मैं वहां गया, तो हर बार 2-3 हफ्ते के लिए मैं जाता था। तो वो मेरे जीवन के सबसे अच्छे पल मुझे लगे। वो जो जब मैं उनमें गया, मैं पहले किसी होटल में ठहराया गया, मैंने देखा कि होटल बहुत दूर है महात्मा गांधी संस्थान से, और उसका जो लग्जरी वो सब है। अब रोजाना एक खास टाइम पे कार आएगी, खास टाइम पर छोड़ेगी, तो आप उतने आजाद नहीं होंगे कि आप अपने मित्रों से मिल सके, कहीं जा सके। तो मैंने फिर वहां पर अनंत से कहा कि बहुत दूर है। तो कहते देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो हमारा यहाँ जो हॉस्टल है, यहाँ पर आप रह तो सकते हैं, लेकिन आपको तो स्टार होटल की सुविधा दी गई है। मैंने कहा कि वो मेरे लिए स्टार नहीं है, वो मुझे वहां मुश्किल हो रही है। तब फिर मैं वहीं पर गेस्ट हाउस में रहा, जो अतिथि गृह है आपका, अब तो उसका रूप बदल गया। पिछली बार गए थे तो मैं देखा कि वो सब क्लासेस, कक्षाएं बन गई है, पर तब बहुत खुला सा वातावरण था वहाँ। तब ये मैं अपने कमरे में था, दोपहर का समय था और मैं कुछ लिख रहा था, तो अचानक दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा सामने साक्षात अभिमन्यु अनंत खड़े। तो मैं तो प्रणाम किया, चरण से मैंने कहा आप, कहते हाँ आप हमारे मेहमान हैं, आप मॉरिशस के मेहमान हैं, महात्मा गांधी संस्थान के मेहमान हैं, मेरे मेहमान हैं। मैंने कहा आप मुझे बुला लेते, मैं आपके दफ्तर में आ जाता, आप इतने बड़े हैं मेरे से, तुम्हारी उम्र क्या है? तो मैंने जब बताया, कहते हाँ मैं पीछे तो बड़ा भाई हूँ। और तब उन्होंने ही ज्यादा आकर बताया उस 9 साल 6 महीने और कुछ दिन बड़े हैं। तो भाई साहब, मैंने कहा ठीक है भाई साहब बैठिए। तो मैं ये सोचकर के बड़ा कायल हुआ कि ये औदार्य एक बहुत बड़े साहित्यकार था, ये विनम्रता है, जो कहते हैं विद्या ददाति विनयम, कि अगर हम विनय नहीं सीखा हमने तो विद्या ग्रहण करने का कोई लाभ नहीं। ये मैंने उनमें देखा कि मैं एक अदना सा साहित्यकार, एक छोटा एग्जामिनर, और वो मुझे खुद मिलने के लिए वहां आए।
ये जो प्रभाव मेरे मन पर पड़ा, उससे मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली जीवन की कि व्यक्ति में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, औदार्य और विनम्रता। ये उसके कद को बढ़ाती है। जो जो अभिमन्यु अनंत का कद है वो केवल उनके साहित्य से ही नहीं बढ़ा, जो साहित्येतर विधि, जो विशेषताएं थी उनकी, विशिष्टताएं थी उनके व्यक्तित्व के जो पहलू थे, उनसे भी बढ़ा है। क्योंकि वो किसी बात में न पढ़ करके मानवतावादी, वो इंसानियत की पहचान करते थे। चाहे उनके उपन्यास देख लीजिए, चाहे आप उनकी कविताएं देख लीजिए, उनमें जो है वो मानवता की रक्षा की भावना सबसे पहले होती। मैं उसके बाद अगले साल जब गया तब आए अनंत जी ने, हाँ उस दिन उन्होंने मुझे बुला लिया कि इसको भेज के। मैं नीचे गया तो कहते कि मेरे घर भोजन करना है। मैंने कहा नहीं, मैं कहते नहीं मेरे घर भोजन कराऊंगा आप। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो वहाँ जब मैं गया उनके साथ मुझे ले गए वो, और वहां जाकर के बहुत बड़ी रसोई है, जिन लोगों ने देखी वो जानते हैं, और उसमें बिठा करके जो है खाना खिलाया और वहीं पर खाना पक रहा था और वहीं बैठे बैठे परोसा जा रहा था। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे बरसों बरस के अपना बचपन याद आया कि जब हम जमीन पर बैठ करके, मूड़ों पर बैठ करके चौकी लगाकर खाना खाया करते थे। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर खाने पर बुलाया। तो इस बार जब खाने पर बुलाया तो उसमें अजामिल माता बदल भी थे और रामदेव धुरंधर भी थे, तो 3 लोग थे। तो तब हमें बाकायदा तब रसोई में नहीं आने दिया गया, बाहर ही बाहर रखा। बाद में मैंने उनसे पूछा कि अनंत जी कि आपने पिछली बार तो मुझे रसोई में बिठाकर खाना खिलाया और अब आप हम जब थे तो आपने बाहर क्यों बुलाया? कहते नहीं, कहते आप इसको समझोगे नहीं कि जो लोग खाते पीते हैं, जो पीछे ऐसा क्यों ज्यादा जोर था वो जो चीज उनकी मैं देखता था उनको, देखिए जब वो लिखते हैं कभी मजहब को गरीबों की अफीम कहा गया। आज प्रयोजन विशेष से दिए गए 2 पैसे आदमी के हाथ में अफीम है। आप सोच देखिए, आज प्रयोजन विशेष से दिए गए 2 पैसे आदमी में अफीम है। चल रहे ना कितने स्कैम्स हो रहे हैं भारत में, रोज ही हम पढ़ते रहते हैं। अपने हाथ के 2 सिक्कों के अंदोलास में आदमी 5 एकड़ा बढ़कर ताड़ बनते पूंजीपतियों की भीम का बस्ती को नहीं देख पा रहा। जब अपनी भीड़ से सूरज को मजदूरों की बस्ती से दूर रख सकने का सपना देख रही है। बहुत लंबा संस्कृत की तरह से ये लंबा वाक्य है, बहुत बड़ा। तो इसमें आप देखिए कि उन्होंने जो धर्म का, जो उन्मादित लोगों का जो पागलपन है, उस तरफ कितना संकेत किया है, कितने सार्थक है अपने शब्द। ये जो अप्रस्तुत विधान उनका होता था, जो कहाँ जाकर चोट कर रहा है, कहाँ जाकर ये आपको जगा रहा है, तो मैं तो मानता हूँ कि वो जागरण के साहित्यकार, उन्होंने नव जागृति का पैगाम दिया। हमारे हिंदुस्तान में क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलन के बाद से थोड़ी सी जागरूकता आ गई थी कि यहाँ हिंदी विदेशों में पढ़ाई जाती है, और लेकिन धीरे धीरे प्रवासी साहित्य इतना विपुल हो गया, विशेष रूप से मॉरिशस के जो साहित्यकार के साहित्य से, कि हेमवती नंदन बहुगुणा जो विश्वविद्यालय है, तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे हरिमोहन जी, तो उन्होंने कहा कि हम एक नया सिलेबस बनाते हैं, उसमें हम प्रवासी साहित्य का पर्चा रखेंगे। अभी किसी विश्वविद्यालय में था नहीं, तो मैंने कहा कि देख लीजिएगा, बड़ा रिस्क है। कहते रहे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हरिमोहन जी और मैं जब विश्व हिंदी सम्मेलन में गए थे तो हम ये एक ही उसमें थे, हमारा 3 कमरों का एक फ्लैट मिला था, उसी में हम सब लोग साथ रहते थे। नीचे रहते थे धनंजय सिंह और अपने हरिमोहन जी, और ऊपर मैं, सुरेश तुपन और मेरी पत्नी सुधा, और ऐसा एक फ्लैट टाइप था 3-3 कमरों। तो कहते हैं हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कहते देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो उन्होंने उस कमेटी में मुझे भी रखा। तो उस समय बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। अभिमन्यु अनंत का नाम प्राय सभी लोग जानते थे जिन्होंने उसमें भाग लिया, और गांधी जी बोले थे। ये उपन्यास रखा गया, और मुझे याद है कि सुषम बेदी का हवन उपन्यास रखा गया, और पहला पर्चा बनाने का श्रेय मुझे मिला। देखिए, दोनों हमारे लेखक थे उस समय। आज दुर्भाग्य है कि दोनों लेखक विदा हो गए हैं। 1 साल हो गया
अभिमन्यु जी को, और लगभग 2 साल हो गए सुषम बेदी जी को, पर उन दोनों का जो साहित्य वो पढ़ाया जा रहा है आज भी। तो तब जब आप किसी को पढ़ाते हैं और फिर आपको प्रश्न बनाने हैं तो आपको स्वयं भी बहुत पढ़ना पड़ता है। स्मिता प्रोफेसर है, कृष्ण प्रोफेसर है, जसविंदर जी प्रोफेसर है, तो जानते हैं कि पढ़ाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आपकी कक्षा चाहे 50 मिनट की है, पर आपको उसके लिए 500 मिनट पढ़ना पड़ता है अगर आप सही शिक्षा देना चाहते हैं। तो मैंने फिर अभिमन्यु जी को पढ़ा। जब पढ़ा तो उसके बाद मेरे सामने बहुत सारी चीजें खुल गई। देखिए, जब वो कहते हैं कि अकेलेपन से दोस्ती हो गई है, अकेलेपन से दोस्ती हो गई है, तो मैंने क्यों भाई? कहते जब मैं अकेला होता हूँ तो इसलिए दोस्ती हो गई कि तब मैं बहुत से लोग मेरे साथ होते हैं, बहुत सारे मेरे चरित्र जिनकी सृष्टि मैंने की थी मेरे साथ होते हैं, वो मुझसे बतियाते हैं और मुझे और आगे बढ़ने की बात कहते हैं। ये देखिए, जो खुद निर्माता है अपने चरित्र का, जो कैरेक्टर्स बनाए हैं, लेकिन वो उसको बाध्य कर देते हैं कि वो उनके साथ चले। मेरा मानना है कि वही ज्यादा बेहतर साहित्यकार होता है जो जिन चरित्रों की सृष्टि करता है तो वो अपने आप को उनके हवाले कर देता है। जो साहित्यकार उनके हवाले नहीं करता और अपने मनमाने ढंग से चरित्रों से छेड़छाड़ करता है, जो अपने उस स्वाभाविक फ्लो में आगे नहीं बढ़ पाते, वो उतना साहित्य अच्छा नहीं रच पाते। तो ये जो प्रथम श्रेणी का साहित्य था वो उन्होंने लिखा, क्योंकि उनकी जितनी राइटिंग है ज्यादातर फर्स्ट हैंड राइटिंग है, सेकेंड हैंड राइटिंग की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लाल पसीना से लेकर के अब तक। और देखिए, वो कहते थे एक मेरी ट्रायलॉजी है। मैंने कहा जब त्रिपोली मंदिर में रहते हैं, ट्रिलॉजी क्या? कहते ये त्रिकथा है। तो त्रिकथा कौन सी थी? लाल पसीना गांधी जी बोले थे और पसीना बहता रहा। ये तीन जो है, ये ट्रियो जो है, ये साहित्य में हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि इसमें संदेश है, इसमें मुक्ति का संदेश है, नए युग में शिक्षा के महत्व का संदेश है, स्त्री के प्रति कैसा रवैया रहे, उसकी अस्मिता कैसे बचाई जाए, उसका संदेश है, गांधीवाद का, अहिंसावाद का संदेश है, और सुधारवाद, नवजागरण, जो नवजागरण के अग्रदूत बनकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र आए थे भारत में 200 वर्ष पूर्व, और वहां नवजागरण के जो अग्रदूत बने हैं साहित्य के माध्यम से, वो मॉरिशस में अभिमन्यु अनंत बने हैं। ये जो है, ये मेरा आकलन था। मैं अब कुछ एक दो बातें और उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैंने कुछ नोट किया था उनके बारे में। देखिए, हाँ, एक प्रसंग ऐसा था, प्रसंग ये था कि इसमें इसके हीरो जो है वो कृष्ण कुमार झा है। कि एक बार जब मैं मॉरिशस गया अपने एग्जामिनेशन लेने के लिए, तो तब मेरे साथ हरिंद्र भी थे, क्योंकि हरिंद्र जी को कृष्ण कुमार झा ने अपने कॉलेज में बुला रखा था संत काव्य पर व्याख्यान देने के लिए। तो वहां अपनी मोटरसाइकिल लेकर आते थे कृष्ण झा, और इन्हें याद होगा कि उस मोटरसाइकिल से इन्होंने हरिंद्र को कितना मॉरिशस घुमाया। और मुझे भी एक दिन वो चांस मिला था जब मैंने और आज कितना अद्भुत लग रहा है कि जिस सिंहासन पर, जिस कुर्सी पर, जिस पद पर अनंत जी थे, वहां पर आज कृष्ण है। और देखिए कितना अजीब है, ये कृष्ण है और वो अभिमन्यु थे। यानी अभिमन्यु आते आते कैसे कृष्ण के रूप में परिवर्तित होता है। इसलिए कृष्ण, ये तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जितने बड़े व्यक्ति का जुड़ा हुआ पद करते हो, उतनी ज्यादा जिम्मेदारी आपको हो जाती है कि आपके जो गुण है वो व्यक्त कर रहे होते हैं। आप ये बहुत आप सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। बस बीच में आपको जो है कि थोड़ा सा काटने का जो दुस्साहस कर रहा हूँ। हमारे साथ जो है कि यह हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, धुरंधर जी भी जुड़ गए हैं। और धुरंधर को मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने कह दिया था कि फोन मत करो फेसबुक, तो मैं साहित्यकार है, सब्बू जी, ये लोग सभी बड़े कलाकार हैं। अब थोड़ी देर मौन रखिएगा। इतना ही काफी है कि धुरंधर जी जुड़ गए हैं, बस इतना क्या बताना। मैं आखिरी बात, यानी बातें तो बहुत सारी थी, पर ठीक कहा कृष्ण ने कि समय की कमी होती है और आप जब किसी को याद करते हैं तो उसमें खो जाते हैं।
कि अभिमन्यु बनर्जी जब दिल्ली में आते थे तो मेरे पास भी आते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। धुरंधर जी मेरे घर आए हैं, हीरामन भी आए हैं, मेरा सौभाग्य है, और कृष्ण जी भी आ जाते हैं, स्मिता मिश्र नहीं अभी तक आई। एक प्रपोजल बनाना है, तो कहते कि अच्छा मुझे क्या करना है। मैंने कहा मुझे आपको ना वो लिख करके देना है कि मैं इस गांधी जी बोले के अधिकार तुम्हें दे रहा हूँ। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने समस्त उपन्यासों के अधिकार मुझे लिख करके दिए। वाह 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 वाह। ये वो पद है, ये वो भारतीयता, ये वो विश्वास जो आस्था पैदा करती है। तो मैं उनकी स्मृति को उन्हें प्रणाम करता हूँ, और कृष्ण जी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बोल के आऊंगा, कि तो आपको पता है ना, जब तुम्हारी क्लास लेता था तो 50 मिनट बाद ही और लगता था। आप यहाँ पर टेक ओवर करना चाहेंगे कि या मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं? जी नहीं मैडम, धुरंधर जी जो है वह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, और आज के इस कार्यक्रम में जो पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित है, इस पर हम लोग अनंत जी पर चर्चा कर रहे हैं, और प्रवासी साहित्य के रूप में जो है धुरंधर जी से मुझे लगता है कि आप नूतन जी को पहले हम जो है कि बुलाते हैं हमारे बीच, जो है कि फिर जो है कि बाद में अगर क्योंकि तुरंत जो है कि तो आज हम डॉक्टर नूतन द्वितीय सचिव के रूप में आपने मॉरिशस में एक बहुत ही सार्थक अपना जो कार्यकाल है यहाँ पे पूरा किया था, और इस समय आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। और अन्य विद्वानों के उल्लेख से अंदाजा लग रहा है कि डॉक्टर नूतन जी ने वहां पर अपने कार्यकाल के दौरान हिंदी और मॉरिशस की हिंदी के बीच में एक बहुत सार्थक पुल का काम किया है। तो बिना किसी भूमिका को डॉक्टर पांडे डॉक्टर नूतन पांडे डॉक्टर नूतन पांडे अभी आवाज मेरी आ रही है आपके पास? जी 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 नूतन जी प्रणाम जी। धन्यवाद डॉक्टर स्मिता जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर कृष्ण कुमार झा जी को मेरा खास तौर से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे आज इतना अच्छा मंच बोल दिया जिसमें डॉक्टर अभिमन्यु अनंत जी के प्रणाम आज हम सभी जानते हैं कि कल मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर माननीय अनिरुद्ध जगन्नाथ जी की हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैं उनको भारत की ओर से, समस्त भारत की ओर से, और खासतौर से हिंदी जगत की ओर से, क्योंकि हिंदी की वो प्रखर प्रबुद्ध चिंतक के सजग प्रहरी माने जाते थे, उनकी तरफ से, उनको सबकी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। और बहुत समय न लेके सबको नमस्कार करते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूंगी। ये बहुत ही आज हम सबके लिए आज हमारे लिए स्मरण करने लायक कह सकती हूँ मैं इसको। और मुझे इस बहुत ही
विचार व्यक्त करूंगी जिन्होंने मॉरिशस के हिंदी साहित्य को न केवल वैश्विक पहचान दिलाई, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे दृढ़ता से स्थापित किया, बल्कि साहित्य मध्यमों के बीच में उसे ठोस स्वीकृति भी दिलवाई। व्यक्तिगत रूप से जब अनंत जी की बात करती हूँ तो मेरे उनके साथ बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, उनके साथ की भी और उनके बाद की भी। ऐसी स्मृतियां जिन्हें जीवित रखा जा सकता है और जीवन भर के लिए बस सजोकर ही रखाया जा सकता है। अनंत जी का नवल ने कहा कि बहुत ही विनम्र और सादगीपूर्ण था। ये सच है। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जब भी कोई छोटा बड़ा उनसे मिलता था तो वे इस बात का एहसास ही नहीं होने देते थे कि उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह कोई बड़ा साहित्यकार है। और साहित्यकार भी कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं, ऐसा विलक्षण साहित्यकार जिसे एक नहीं कई कालजयी कृतियां लिखने का गौरव प्राप्त है। अनंत जी जब भी भारत आते थे तो उनसे हम किसी न किसी बहाने से अवश्य मिलते थे। वे एक तरह से हमारे शायद अंतिम बार मैं यदि गलत नहीं होंगी तो शायद वो सन 2014 में आए थे, जब उन्हें साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता दी गई थी। तो उस वक्त उनसे मिलना हुआ था तो लग रहा था कि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन भारत में वो अक्सर आते थे और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी आते थे। तो एक आत्मीय सा उनके साथ संबंध बनने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था यहीं से। और ये सिलसिला था वो उसको एक अटूट दृढ़ता तब मिली जब मुझे मॉरिशस जाने का अवसर मिला। मैं 4 साल मुझे वहां पे मॉरिशस स्थित भारतीय उच्चायोग में कार्य करने का अवसर मिला। कई बार उनके घर भी गए। उनके घर का उनकी जो पत्नी सरिता जी है उनको कहती थी कि मुझे चाची जी कहो। यदि मैं उनको कुछ और तरीके से संबोधित करती थी तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो कहती थी नहीं नूतन, मुझे केवल चाची जी कहो और मैं तुम्हारी कोई भी नहीं हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता था कि एक आत्मीयता का भाव जो उनसे मिलता था उनके घर में, उनके परिवार के साथ, उनके बेटे रत्नेश और उनकी जो पुत्रवधू है, वो सब ऐसा लगता था कि हम कहीं अपनों के बीच में ही हैं। तो ये जो संस्कार उन्होंने अपने परिवार को दिए थे तो ये बहुत ही खूबसूरत पल थे मेरे लिए भी कि मैं उनके साथ उनके परिवार का एक हिस्सा काफी समय तक रही। और जैसा हम कहते हैं कि उनको 1-2 मुलाकातों मतलब 2-4 मुलाकातों से नहीं जाना जा सकता। उन्हें जानने के लिए अभिमन्यु जी को, उनको समझने के लिए उनके साहित्य में गहराई से डूबकर गहरे से पढ़ना पड़ता है। अनंत जी के साहित्य को जब मैंने भारत और मॉरिशस के सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि साधारण सा जो व्यक्ति जो दिखता है हमारे सामने वह इतना खास क्यों है। इसके साहित्य में उसे अनंत जी के व्यक्तित्व और साहित्य को समग्रता से देखने पर अनंत जी की एक ऐसी साहित्यिक छवि हमारे सामने बनती है जिसमें एक और मॉरिशस का प्रतिबिंब, दूसरी ओर भारत उनके हृदय में बसता है। ये बात मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि तो अभिमन्यु अनंत भारत और जो और खास उनकी खास बात ये थी कि वो जितने लोकप्रिय मॉरिशस में रहे उतने ही प्रिय भारत के लिए भी थे। वे मॉरिशस के लिए जितने गौरव करता है। मेरा कहने का आशय यह है कि वे ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने भारत में जन्म नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद वो पूर्ण रूप से भारतीय हैं और बहुत ज्यादा भारतीय हैं। और इसीलिए वो हमेशा कहा करते थे कि मेरी जन्मभूमि मॉरिशस है लेकिन मेरी संस्कृति की भूमि भारत है। जैसा कि डॉक्टर नवल ने भी इस बात का उदाहरण दिया। तो ये बहुत ही उनके एक ऐसे पक्ष को हमारे सामने रखती है, उनके व्यक्तित्व के, जिसमें भारत झलकता है। उन्होंने अभिमन्यु अनंत जी ने, सब लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत लिखा है। एक अकेला व्यक्ति में इतने सारे, मतलब उनके जो कहते हैं खाते में लगभग 80-90 ग्रंथों की रचनाएं आती हैं। तो उन्होंने जी भर के लिखा है, साहित्य की हर विधा पे लिखा है, खूब लिखा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जितना उन्होंने लिखा है उतना ही जी भर के उनको पढ़ा भी गया है, और जितना उन्हें पढ़ा गया है उतना ही उन पर लिखा भी गया है।
और यही किसी साहित्यकार के साहित्य की क्या नहीं थे अभिमन्यु। तो उपन्यासकार भी थे, कवि भी थे, कहानीकार भी थे, चित्रकार भी, बहुत सारी खूबियां थी जो उनकी एक व्यक्तित्व से कम नहीं लगती है। ये उनकी अद्भुत एक सृजनशीलता का ही परिणाम है कि आज उनके उपन्यास देश विदेश के पाठ्यक्रम में शामिल है। उनके साहित्य का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हो रहा है और अकेले भारत में ही लगातार भी पार अनंत जी इतने लोकप्रिय क्यों रहे? ऐसा क्या कारण था जिन्होंने उनकी लोकप्रियता को चरम सीमा पे पहुंचा दिया? तो उनकी इस लोकप्रियता का कारण मैं एक बात सभी अपने साथियों से कहना चाहूंगी कि तभी हम समझ सकेंगे कि वो इतने लोकप्रिय क्यों हैं जब हम उनके साहित्य को पढ़ेंगे। और जब हम उनके साहित्य को पढ़ेंगे तो हमें खुद ब खुद अनुभव इस बात का हो जाएगा कि जिस भावनात्मक, मानसिक और वैचारिक धरातल पर उनका साहित्य रचा गया है और जिस समग्र विचार पर उनका साहित्य केंद्रित है, उसमें भारत की संपूर्ण आत्मा बसती है। उनके समस्त साहित्य में भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। उनकी कोई भी रचना उठाकर आप देख लीजिए, उसमें भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए एक बेचैनी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जो मैंने बोला कि भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए बेचैनी है, वो बेचैनी ऐसी नहीं है जिसमें विवशता हो या कोई असहायता का भाव हो, बल्कि ये ऐसी बेचैनी है जो उन्हें शांत नहीं बैठने देती। और अपनी इसी बेचैनी के कारण अभिमन्यु उस संघर्ष के प्रति आवाज बुलंद करते हैं अपनी, और एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जिसमें समग्र मानवता का हित निहित होता है। अपने एक पात्र किशन सिंह के माध्यम से वे अपने पाठकों को इस तरह जागृत करने का प्रयत्न करते हैं कि जिस दिन आदमी प्रश्न करना छोड़ देता है, समझो उसकी उसी दिन मृत्यु हो गई। तो ये ऐसा एक प्रश्न हम सबके सामने छोड़ जाते हैं कि यदि आप अपने को जीवित समझते हैं तो संघर्ष के लिए लड़ाई करिए, संघर्ष अन्याय का सामना कीजिए और उनसे लड़कर उनके विरुद्ध अपनी आवाज को मुखर करिए। और इसी कारण से उनकी रचनाओं में हम एक तरह का विध्वंस देखते हैं, विद्रोह देखते हैं। अब मुक्ति की एक तरह से कामना है जो वैश्विक मानवता का कल्याण दिखाती है। और इसी कारण एक स्थान पर ऐसा आता है जब अभिमन्यु का साहित्यकार रूप सूक्ष्म से विराट का आकार ले लेता है और देश काल की संपूर्ण सीमाओं से मुक्त होकर के किसी एक देश काल की परिधि में नहीं बनता, बल्कि संपूर्ण विश्व का हो जाता है। अभिमन्यु जी ने साहित्यिक पत्रकारिता को, जो मॉरिशस की साहित्यिक पत्रकारिता थी, उसे एक खास ऊंचाई दी। आज डॉक्टर झा हमारे सामने है, सबने बार बार इस बात को उद्धृत किया कि जिस सीट पर वह अभिमन्यु जी उस पर बैठा करते थे। ये एक बहुत किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत गौरव का विषय हो सकता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो संस्थान से जो वसंत और रेमचंद पत्रिका निकलती थी, उन्होंने 20 साल से भी अधिक वर्षों तक संपादन का कार्य किया। और उनके सहयोगी जो बहुत उनके कह सकते हैं दाएं बाएं हाथ जिनको हम बोलते हैं, वो रामदेव धुरंधर जी और पूजानंद रीमा जी रहे, जिनके सहयोग से उन्होंने वसंत पत्रिका को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया। और ये आज हमारा सौभाग्य है कि रामदेव धुरंधर जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकेले इन तीनों ने अपने कार्यकाल में लगभग 70 कविता संग्रह व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से 70 से भी अधिक कविता संग्रहों का प्रकाशन किया था। ये बहुत बड़ी संख्या जो मॉरिशस के काव्य साहित्य को पूरे संपूर्ण साहित्य जगत के सामने लाने का कार्य करती है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि अभिमन्यु जी के खाते में दी जाती है। मुझसे पहले वाले वक्ताओं ने बोला कि बहुत से साहित्यकार उन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि कहते जरूर हैं, लेकिन अभिमन्यु जी कभी भी इस बात से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं होते थे। उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था कि मुझे प्रेमचंद कहा जाता है। वो शायद वो अपनी छवि को कुछ अलग तरह से देखना चाहते होंगे, या फिर जो भी कारण रहा हो, लेकिन उनको बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं होते थे वो इस बात से। लेकिन कुछ तो ऐसी समानताएं थी जिसके कारण उनको अधिकतर लोग मॉरिशस का प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहते हैं, क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे एक उद्देश्य रहा होगा कि प्रेमचंद जिस तरह से केवल हिंदी साहित्य में एक नाम भर नहीं है, बल्कि एक ऐसी आवाज है जिसने अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ भारतीय जनता को खड़ा किया था। तो ठीक यही काम मॉरिशस से अभिमन्यु अनंत जी भी कर रहे थे। किसी ना किसी रूप में वो जो शोषित और जो हमारी पीड़ित जनता थी, जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध हार मान रही थी एक तरफ, तो वहां पे उन्होंने अपनी कलम से उसको एक ताकत दी नवीन तरह से, और प्रवासी मजदूरों का जो एक कह सकते हैं एक जो एक आवाज थी वो बने अभिमन्यु अनंत। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे देश से अभिमन्यु अनंत आते हैं जिसमें शोषण का एक लंबा इतिहास लिखा गया था। उन्होंने 30 से भी अधिक उपन्यास लिखे अभिमन्यु अनंत जी ने, जिसमें 1000 के लगभग पात्र हैं यदि हम देखेंगे कुल मिलाकर के। तो और इसमें वो जो इनके उपन्यास है पूरे मॉरिशसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये पात्र हैं वो हर धर्म के हैं, हर वर्ग के हैं, और इनकी अपनी अपनी लड़ाइयां हैं, अपने अपने संघर्ष है, तो उनसे पार उतारने की कवायद भी है। तो इस तरह से मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत जी को जो आज हम बोल रहे हैं कि प्रवासी साहित्य के पुरोधा है, तो ये कहना इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। वास्तव में अभिमन्यु अनंत जी ने अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से एक ऐसा विशाल आकाश लोगों के लिए खोला, जिसके जो कह सकते हैं चारों ओर से खूबसूरत था, जिसमें प्रकाश है, जिसमें एक तरह का उज्जवल भविष्य है। आज हम उनकी पुण्यतिथि पे उनको याद कर रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूंगी कि उनको याद करना केवल उनको ही याद करना नहीं है, बल्कि उन असंख्य भारतवंशियों को याद करना है जो गुमनाम होकर भी इस द्वीप के कण में विराजते हैं, और भारतीयता और संस्कारों की सुगंध के रूप में संपूर्ण द्वीप में जिनको अनुभव किया जा सकता है। अनंत जी की एक कविता मुझे बहुत पसंद है, उसकी 2 लाइनें मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी, पंक्तियां, और उसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी कि जिस दिन सूरज को मजदूरों की ओर से गवाही देनी थी, जिस दिन सूरज को मजदूरों की ओर से गवाही देनी थी, उस दिन सुबह नहीं हुई, उस दिन सुबह नहीं हुई। सुना गया कि मालिक के यहाँ की पार्टी में सूरज ने ज्यादा पी ली थी, सूरज ने ज्यादा पी ली थी। तो उनकी एक यही कविता पूरे समाज की विसंगतियों पर एक कटाक्ष करती है। इस कटाक्ष को हमें समझना है और समाज की विसंगतियों को दूर करके अपने भविष्य को सुनहरा बनाना है, अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने देश को। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे महान साहित्यकार को एक बार पुनः नमन। धन्यवाद। आभार नूतन जी, और आपने अपने जिन अनुभवों को हमारे साथ साझा किया वो निश्चित रूप से बड़े बहुमूल्य, मॉरिशस के लिए भी और भारत के लिए भी बहुत बहुमूल्य। और हमारे जो विद्यार्थी यहाँ पर हैं, हमारे जो साथी अध्यापक हैं, ये उनके लिए एक बड़ा जीवन भर का अनुभव होगा कि हमारे बीच में रामदेव धुरंधर जी हैं, यानी मॉरिशस के प्रख्यात उपन्यासकार, व्यंग्यकार और एक ऐसे व्यक्ति जो लिविंग लीजेंड हैं। तो मेरे विद्यार्थियों के लिए मेरी उनसे कई बार मुलाकात है। विद्यार्थियों के लिए उनके एक अनुभव होगा, विशिष्ट अनुभव होगा कि वे रामदेव धुरंधर जी अस्वस्थता के बावजूद हमारे बीच में हैं। रामदेव धुरंधर जी के बारे में मेरी जिज्ञासा तब जगी थी जब उनका 6 खंडों में उपन्यास आया था, पथरीला सोना। तो ये जब मैं छोटी थी तो मैंने अन्ना कारेनिना पढ़ा था, लेव टॉल्स्टॉय का, वो 2 खंडों में। तो मैं उसी को अंदाजा लगा रही थी जब ये मुझे मालूम चला कि 6 खंडों में एक उपन्यास, और वो उपन्यास नहीं है, वो महागाथा है। भारत से जो मजदूर और किसान गए हैं मॉरिशस में, तो उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो तकलीफ है, उनके जो संघर्ष है, उस संघर्ष को धुरंधर जी ने इस उपन्यास श्रृंखला में पिरोया है। और भारत के तमाम पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं, चाहे वो श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा उन्नयन सम्मान, दुष्यंत कुमार स्मारक सम्मान,
तमाम सम्मान से आप सम्मानित हैं, तो मैं बहुत ज्यादा भूमिका न बांधते हुए धुरंधर सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने अनुभव साझा करें। धुरंधर सर। रामदेव धुरंधर सर, आप को अनम्यूट करना होगा सर। धुरंधर सर। मैडम वो जुड़ गए हैं धुरंधर जी, और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनके विषय में बस इतनी भर सूचना थी कि अस्वस्थ हैं, और उन्हें देखकर जो है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो है कि उन्हें नमन करता हूँ, और उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि वो अपनी स्मृति क्या जोड़े, क्या हमारे साथ शेयर करें, उनके ऊपर जोड़ता हूँ। धुरंधर जी। नमस्ते, मैं काजल हूँ, मैं उनकी पोती हूँ। वो बीमार है, वो आपको he's listening to you all. ओके 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 ठीक है, तो ओके जी। हम सब उनके बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रहे हैं, शुभेच्छा प्रेषित कर रहे हैं अपनी, और इस भावना को नमन कर रहे हैं कि वे अस्वस्थ होने के बावजूद हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मुझे लगता है कि हमारे इस पूरे परिदृश्य को जिन वक्ताओं ने एक हमारे सामने खाका जो खींचा है, तो मुझे लगता है कि जो 4 जून है, वो 4 जून मॉरिशस हिंदी साहित्य नहीं, भारतीय हिंदी साहित्य में एक ऐसे व्यक्ति का अवसान है जिसने हिंदी की जमीन से बाहर नई जमीन, नई परतें खोदी, और एक वैश्विक हिंदी के स्वरूप, वैश्विक हिंदी साहित्यिक हिंदी का जो स्वरूप है जो उन्होंने प्रदान किया। तो मैं कृष्ण से कहूंगी कि वे अब इस कार्यक्रम का वो विधिवत समापन करें। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये बहुत ही कम समय में यह आयोजन हमने जो है कि इस आयोजन को साकार रूप दिया, और कम समय में ही जो है कि जिन विद्वान वक्ताओं को जो है हमने जो है कि उनसे संपर्क किया, हमारे मित्र यहाँ धनराज शंभू जी, हम जानते हैं कि व्यस्तता होती है, और कल की घटना के बाद जो है कि हम लोग थोड़े असमंजस की स्थिति में थे, तो फिर भी जो है कि उन्होंने अपना समय दिया। नवल सर, उनको जो है कि मैं महीनों से सुन रहा हूँ, बहुत व्यस्त हैं वो, जो है मतलब साहित्य के अतिरिक्त अन्य विषयों पर, कई विषयों पर जो है कि उनका जो है कि व्याख्यानमाला सीरीज जो है कि वो चल रहा है, प्रतिदिन जो है कि उनका कार्यक्रम होता है। उन्होंने जो है कि अपना समय हमारे साथ दिया, और जो है कि अनंत के विषय में जो है कि बहुत कुछ बोला जा सकता था, फिर भी कम समय में उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की हैं। उनको सुनना वैसे भी अच्छा लगता है। नूतन जी जो है कि हम सबके प्रिय हैं। मॉरिशस में जो है कि नूतन जी को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। इनका कार्यकाल बहुत ही मतलब सुखद और बहुत अच्छा रहा। इनके कार्यकाल में ही जो है 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन जो है संपन्न हुआ था। इनके जो है कि अपने अनुभव हैं। ये ऐसे पहली राजदूत में जो शिक्षा विभाग है वहां पे कार्यरत रहते हुए इन्होंने जो है कि मॉरिशस के ऊपर, मॉरिशस के साहित्य, नाट्य साहित्य और एक अन्य जो है कि रचनाओं पर इन्होंने जो है कि शोध ग्रंथ प्रस्तुत किए। मॉरिशस में रहते हुए अपने आप में जो है कि एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने भी कम समय में बहुत कुछ जो है कि हम लोगों के साथ अनंत जी के विषय में बातें शेयर की, विचार जो है कि उन्होंने बांटा। हमारे मित्र रामाताली जी भी जो है कि वो कई मीटिंग में, यहाँ तो मीटिंग बहुत चलती है, उसमें भी जो है कि वो जो है कि अपना समय निकाल पाए और फिर जो है हमको जाना पड़ा मीटिंग में। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अनंत जी जो है वे मतलब हम सबके जो है कि
बड़े प्रिय साहित्यकार हैं। मॉरिशस में उनकी जो देन है, उनका योगदान, वह जो है कि मतलब चाहे कुछ भी, मतलब कोई भी, मतलब आलोचक जो है हर जगह होते हैं, उनकी अपनी समीक्षात्मक आलोचनात्मक दृष्टि है, पर जो है कि जितनी साहित्यकारों की आलोचना होती है, साहित्यकार उतने ही महान होते हैं। और हम अनंत जी को जो है कि इस रूप में देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और साहित्य के हर विधाओं में उनकी लेखनी चली है। धुरंधर जी और कई बड़े बड़े जो है कि हमारे बीच में हैं, जिनका भी योगदान जो है कि कहीं न कहीं आप पैरेलल कह सकते हैं या पद चिन्हों पे जो है चल रहा है, वो सराहनीय है। हम सब भी जो है कि कहीं न कहीं उनसे जो है प्रेरित होते हैं। उनका संघर्ष, उनके व्यक्तित्व को हमने जाना है। बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारे स्मरण हैं जो हम समय की पाबंदी के कारण जो है कि उसको साझा नहीं कर पा रहे हैं, पर कहीं न कहीं वो चीजें हैं जो हम जानते हैं। वो जो शब्द निकल रहा है, तप तप कर श्रम की अग्नि में जिनका जीवन हवन हुआ, ऐसे पौरुष के महाबलिदानी महामृत्युंजय से लड़ते हैं। केवल मन का केवल वेग चाहिए, पांव स्वयं ही चल पड़ते। कहीं न कहीं ये ऐसे महान पुरुष हैं मॉरिशस में जो भारत से बाहर है। इन्होंने कहा है कि तुम लोग अपनी हिंदी तुम लोग कहते हो, हमारी अपनी हिंदी, हम जो इतना गर्व करते थे, इतना जो है कि उन्होंने जो है कि पूरे विश्व हिंदी को उन्होंने दिया है। वो कहते हैं कि हमारी हिंदी है, और उनकी हिंदी जो है कि जैसे शंभू जी ने कहा कि बहुत ही मतलब जो है कि उनकी भाषा बहुत ही सशक्त है, उनकी जो अभिव्यक्ति बहुत ही जबरदस्त थी, और वो जो है साहित्य को उन्होंने जो है कि हिंदी साहित्य या हमारी जो है कि हिंदी भाषा शब्द संपदा को उन्होंने जो है कि एक नया आयाम दिया है। जो क्रियोली शब्द है या भोजपुरी के जो कुछ आप यहाँ के जो शब्द हैं, उनको उन्होंने जो है कि वो एक जो है कि अपने साहित्य में स्थान दिया, और ये जो कहीं न कहीं भाषा संपदा के रूप में वह हमारे साथ जुड़ गया है। तो उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, फिर भी कम समय में। डॉक्टर झा, मैं इसका ये समापन करने से पूर्व एक निवेदन करना चाहूंगी। जैसे डॉक्टर अहमद अली ने अभी जैसे बात कही थी कि खालसा कॉलेज ने और आपके विभाग में एक ऐसा हमने एक सृजनात्मक जो लेखन विभाग है, एक जो ये इस तरह की हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसको इस दृष्टि पर भी विचार कीजिएगा। रहमत अली जी से, चूंकि वे अध्यक्ष, उनसे भी बात कीजिएगा कि हम अभिमन्यु अनंत व्याख्यान माला के तहत ज्वाइंटली, संयुक्त खालसा कॉलेज का हिंदी विभाग और आपका विभाग डॉक्टर अभिमन्यु अनंत स्मारक व्याख्यान माला के तौर पर एक सीरीज भी चला सकते हैं। चाहे तो आप इसे मंथली रख लें, है ना, मासिक रख लीजिए, त्रैमासिक रख लीजिए, जिसमें वैश्विक हिंदी के जो डिफरेंट डायमेंशंस है उस पर बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यह एक वास्तव में हम लोगों की ओर से एक सार्थक कार्य होगा अभिमन्यु अनंत सर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप इस पर जरूर विचार कीजिएगा, रामतली जी से और विद्वत जनों से बात कीजिएगा। और मुझे लगता है कि इसी नोट पर हम इस कार्यक्रम को समापन करते हैं कि शीघ्र ही आपकी ओर से कुछ हमें पॉजिटिव सकारात्मक चीजें मिलेंगी, जिस पर हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और रामदेव धुरंधर सर अपना स्वास्थ्य बेहतर हो, जल्दी वे स्वस्थ हो, ताकि हमारे अगले कार्यक्रम में वे हमारे साथ जुड़ पाए। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं स्मिता मिश्र अपने साथी प्रभारी, विभाग प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार और अपने साथी अध्यापकों, कॉलेज प्राचार्य की ओर से आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग आए, और 1 घंटे का कार्यक्रम लगभग दुगना हो गया है, और अंदाजा भी नहीं लगा, इतना सार्थक परिचर्चा हुई। मैं शंभू सर का भी, नूतन मैम का, सबका, हरीश नवल सर का, सबका मैं आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। दोबारा जल्दी ही मिलेंगे, बहुत बहुत आभार। दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बस सर्टिफिकेट्स तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। जी, सभी गुरुजनों, नागेश सर को छोड़ दिया, उनको भी प्रणाम, सबको प्रणाम। जी।
सभी को। जी शुक्रिया।